अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आप नए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली महदूद फ़ौजी झड़पों ने पूरी दुनिया में ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। इस टकराव का फौरी असर तो ये हुआ है कि आलमी मार्केट में ब्रेंटेड क्रूड की कीमतें तकरीबन 7% इजाफे के साथ $97 फी बैरल तक जा पहुँची हैं, जबकि अमरीकी खाम तेल यानी WTI की कीमत में रिकॉर्ड 8% के करीब इजाफा देखा गया। दुनिया भर के ताजर इस वक्त शदीद खौफ का शिकार हैं और अगर खलीज फारिस का यह रास्ता मुस्तकबिल में बंद हुआ तो तवानाई का बहरान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन इस संगीन सूरत हाल के पीछे पसे पर्दा क्या खिचड़ी पक रही है। कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान कुन ट्विस्ट आया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान में मुसलसल जारियत करने वाले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को फोन पर सख्त झाड़ पिलाते हुए इन्हें पागल और नाशुक्रा शख्स करार दे दिया है। ट्रंप इस बात पर शदीद तैश में है कि नेतन्याहू सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को मारने के लिए पूरी रहायशी इमारतें तबाह कर रहे हैं और मासूम शहरियों का कत्ले आम कर रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर मैं ना होता तो तुम करप्शन केसेस में जेल के अंदर होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं, लेकिन तुम इन हमाकतों की वजह से अब पूरी दुनिया और जो इसराइल है वो तुमसे नफरत कर रही है। दरअसल ईरान ने धमकी दी थी कि अगर लबनान पर इजरायली हमले बंद ना हुए तो वो अमेरिका से हर किस्म के मज़ाकरात रोक देगा। इस धमकी के बाद ट्रंप ने हंगामी तौर पर नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से बैकडोर राब्ते किए। मिस्टर ट्रंप का दावा है कि लेबनान में जंग बंदी पर इतफाक हो गया है और अगले एक हफ्ते में ईरान के साथ भी एक बड़ा मुआहदा तय पा जाएगा, जिसके बाद आबनाए हर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जापानी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि असल मसला अमरीकी पाबंदियाँ हैं। अगर वो ख़त्म हो तो ईरान आबनाए हर्मुज़ में जापानी और दीगर जहाज़ों के लिए आसानियाँ पैदा करने को तैयार है। लेकिन साथ ही ईरानी पासदारान इनकलाब ने इराकी हदूद के पास एक अमरीकी कार्गो जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाकर ये बता दिया है कि इनके हौसले भी पस्त नहीं हुए। और अब इस पूरी जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार भी इंतहाई अहम हो गया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने हमारे वजीर खारजा इसहाक डार को फ़ोन करके खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान से सिफारती किरदार अदा करने की बाकायदा दरख्वास्त की है। क्या मिस्टर ट्रंप वाकई एक हफ्ते में ईरान के साथ डील करके इस मुमकिन आलमी जंग को रोक पाएंगे? क्या नेतन्याहू और ट्रंप की इस सख्त वार्निंग के बाद बाज आएंगे? और इस सुलगती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान का सिफारती किरदार क्या होगा? इसी अहम तरीन मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अंजा साकिब। अंजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कैसे देख रही हैं जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है? मिस्टर ट्रंप ने जो आड़े हाथों लिया है नेतन्याहू को, क्या समझती हैं किस हद तक ऑनेस्ट हैं वो अपनी इस सख्ती में, या ये ईरान की धमकी का नतीजा है? जो कि ईरान ने कहा था कि अगर लेबनान पे बमबारी ना रुकी तो अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। देखिए, जब भी कभी जंग बंदी की बात होती है तो सबसे पहले ना दोनों पार्टीज जो हैं स्ट्रेटेजिक लेवरेज लेने की कोशिश करती हैं कि किस तरह से मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक लेवरेज दी जाए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉर हिज ओन पॉलिटिकल मोटिव्स एज वेल, ये कभी भी एक प्रेसिडेंट ऑफ वॉर के तहत नोन नहीं होना चाह रहे थे। तो मतलब ये तो मतलब ख्वाहिशमंद थे कि जी मैंने गजा में पीस पोर्ट बनवाया है, मैंने सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई है। मतलब ही वांटेड टू बी नोन फॉर नोबेल पीस प्राइज कि जी मैं डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट हूँ। तो एक तो उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में कमी आई है। दूसरी चीज, इवन रिपब्लिकन वोट के अंदर जब से आप देखें, बिकॉज अमेरिका में ना जी मिड टर्म इलेक्शन सर पे प्रेसिडेंशियल, और अमेरिका में क्या है कि जो आपकी गैस प्राइसेस होती है ना, जिस तरह आपने मेंशन किया, वो हाईली डिपेंड करता है जो वोटर बेस है ना उनकी पॉपुलैरिटी। जब ये पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा था और हमने ये भी देखा कि जो गैस प्राइसेस डायरेक्टली अफेक्टेड थी, मोर देन $100 पर बैरल, क्या हमने और भी देखा उससे कोई $10-20 ऊपर भी कई स्टेट्स में ब्रेंट क्रूड की प्राइस चली गई थी। तो ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम हुई थी। उसके अलावा जिस तरह जो कैंट ने रेजिग्नेशन दी थी, जो नेशनल सिक्योरिटी के थे,
और दीगर इस तरह के अब देखें नेवल हेड थे, उन्होंने कई ज्यादा लोगों ने बात तस्लीम भी की है, सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की एक शरारत थी, अमेरिका की जंग नहीं थी, ये सिर्फ एक वीक रिपोर्ट बेस्ड ऑफ मोसाद रिकॉर्ड्स जिसके तहत अमेरिका को इस जंग में इन्वॉल्व किया गया। देखिए आज जो फोन कॉल हुई है ना ये प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये एक बड़ा सीरियस मैसेज है, जहां उनको सिर्फ उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने बाकायदा डांट लगाई है कि जो वॉशिंगटन का ना जी बिल्कुल एक डेलिकेट बैक चैनल पीस निगोशिएशंस चल रही थी तेहरान के साथ, जहां पे कुछ ना कुछ उसकी जो मिलिट्री एस्केलेशन बैरूत के अंदर हो रही थी, ये बिल्कुल साइज्मिक शिफ्ट फ्रॉम यूएस फॉरेन पॉलिसी के अंदर दे रही है, ये एक स्पॉइलर है। देखिए इस रीजन के अंदर मैं यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए जो फंडामेंटली अभी पूरी की पूरी मशरिक़ वुस्ता की जो जियोपॉलिटिक्स है, रीजनल सिक्योरिटी है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स हैं, एक पूरा स्ट्रेटेजिक जो मैप है वो बदलता जा रहा है। अब देखिए जो करंट यूएस और ईरान का पीस प्रोसेस है ना, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिवट ले लिया उसने। सही। जब एक डेवलपिंग मिलिट्री कैंपेन से शुरू होके जब हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बात करते हैं, और अब वो क्या फ्रॉम रिजीम चेंज हम ट्रांस नेशनल प्रैग्मेटिज्म की तरफ आ गए हैं, जॉइंट यूएस इजरायली जो डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स थी, जहाँ पे हमने देखा कि जो सुप्रीम लीडर थे अली खामेनेई साहब, उनकी भी शहादत हुई, और उसके बावजूद भी ईरान का जो एसिमेट्रिक रिटेलिएशन का तरीकेकार था, उससे अब अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन हो गई है कि जो ट्रायंगुलर कोर्जन थी ना, जहाँ से वो गल्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक्स थे, क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये रियलाइज किया और उन्होंने फिर पिवट किया। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक डी एस्केलेशन में बड़ी कॉमन बात है। जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ना ट्रंप की, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, वो डेफिनेटली डाइवर्ज करती है इजराइल के एजेंडा से। यस, वो एक बिल्कुल चोली दामन का साथ है, वो बिल्कुल इस तरह जैसे आपका एक बिगड़ी हुई औलाद हो, जिस तरह भी इजराइल बिहेव कर रहा है। लेकिन क्योंकि ट्रंप की एक बड़ी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, तो ये हीटेड कॉल जो थी नेतन्याहू के साथ, जब उसने स्पेसिफिकली ये हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कहते हैं कि एवरीवन हेट्स इजराइल बिकॉज ऑफ दिस, एक बड़ा एक प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल रिफ्ट दिखाई देता है, क्योंकि जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अब वो अपनी प्रायोरिटाइज करी जो उनकी जो लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंसुलेशन है, यानी कि अभी उन्होंने अपनी ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखना है, और ये उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और उनके लिए अभी ये मैटर नहीं करता। आंजा, लेकिन एक बात इसमें ये चीज़ है कि ऑब्वियसली बेशक मिस्टर ट्रंप ने, आपने कहा, डांट पिलाई है, उनको बड़ी सख्ती से तनबीह की है या वट एवर इज़ है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि विदाउट अमेरिकाज बैकिंग इजराइल कैन नॉट डू इतनी डिस्ट्रक्शन, वो फैला ही नहीं सकते। यही वाली चीज़ एक दफ़ा डांट उन्होंने पहले भी खाई थी मिस्टर ट्रंप से, जब डायरेक्ट इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, और वो जब सुलह सफाई ट्रंप साहब करवा रहे थे तो फिर बीच में वो हमले कर देते थे, तो तब भी उन्होंने एक दफ़ा डांटा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने खुद डायरेक्ट हमला कर दिया। आपको क्या लगता है, अब आपने जो एक फ्लोटिला के जितने भी आप देखें पूरी दुनिया से जो वर्कर्स थे, उनके साथ इतना एक्सट्रीम इंसानियत सोच सलूक किया गया, जो कि अब सब लोगों के सामने, वो कोई फ़लस्तीनी नहीं थे, वो कोई लबनानी नहीं थे, वो इंटरनेशनल पूरे मुल्कों के ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स थे, और वो एड पहुंचाने जा रहे थे जो कि फ़लस्तीनियों तक नहीं पहुंचे। उसके ऊपर क्या स्टैंड था पूरी दुनिया का या अमेरिका का? आपको क्या लगता है, इस डांट के बाद इजराइल की कुछ पॉलिसी में फ़र्क होगा? क्या जंगबंदी होगी? क्या कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा इजराइल? देखिए, अब इजराइल और नेतन्याहू दो बड़े अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेतन्याहू का अपना वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आप देखें कि नेतन्याहू की भी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हुई है, प्रेसिडेंट ने भी उसके खिलाफ ऑर्डर्स दे दिए, जो इजरायली प्रेसिडेंट है। हमने ये भी देखा है कि जो सिविलियंस हैं वहाँ कमिंग आउट ऑफ इजराइल, सो हम अभी उस लॉबिंग की बात नहीं करते जिसके अंदर पूरी दुनिया को मौजूद है। सो इट्स वेरी डिफरेंट द स्टेट ऑफ इजराइल। अभी डिस्पाइट के जितना भी वॉलेटाइल रेटरिक बनाया जा रहा है, नेगोशिएशंस अभी भी रैपिड पेस पे चल रहे हैं। देखिए, यूएस वाकई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए, मैं नहीं कहती कि ट्रंप बड़े इन्वेस्टेड हैं कि जी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, लेकिन जो इकोनॉमिक पुश है, और खास करके इस पर्टिकुलर जंग के बाद यूएस ने 2-3 चीजें रियलाइज करनी है। एक तो ये कि उनकी जो ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है ना जी,
ये अब फर्दर नहीं चल सकती, बिकॉज वी आर नो लॉन्गर लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां हमें ये भी पता है कि चाइना ने क्या किस किस्म की मैकिंग और रशिया ने क्या इम्पोर्टेंस भी ली है, कौन से नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं। और ट्रम्प ने ये भी देखा है कि देखें अब एक पुश करना चाह रहे हैं वो परमानेंट सेटलमेंट हो, जहां पे कोई भी टेम्परेरी सीज फायर फ्रेमवर्क जो है ना, जिसमें कंडीशनल वो सैंक्शंस रिलीफ हम देते हैं, अनफ्रीज करते हैं एसेट्स, या वेरीफाइबल इरानियन अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैप्स हैं, कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना, ये उनके लिए अभी देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं भी आपको रियलाइज कराना चाह रही हूँ, फ्यूचर जो है ना नेशनल सिक्योरिटी का, आया वो मशरिक वस्ता में हो, आया वो रीजनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हो, पाकिस्तान के केस में, सऊदी अरेबिया के केस में, यूएस के केस में, ईरान के केस में, वो हेवीली कंटिंजेंट है इकोनॉमिक सिचुएशन पे। सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सही। सो हमें सिर्फ सनदें मजबूत नहीं करनी है अपनी, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है कि इजराइल ने घसीटा है अमेरिका को इस जंग में, और अब वो उसको निकलने नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें वो, लेकिन आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये डाइवर्जन जरूर आएगी। एक आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है इसमें, जो मैं देखती हूँ कि पहले तो हमने देखा था कि डेफिनेटली जो पहले यूएस प्रेसिडेंट्स भी रहे, उन्होंने हमेशा गिवन कर दिया था इजरायली विशेस पे। सो आई थिंक पहली मर्तबा हुआ है कि बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस लिया गया है। दूसरी चीज ये कि अगर हमें सिक्योरिटी आउटलुक की बात करूं ना, तो इसमें एक बड़ा किरदार जो है, जो राइज ऑफ मिडिल पावर कोएलिशन है। अब ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है जिसमें जंगबंदी की तरफ भी हम गए हैं, ये वेस्टर्न हेजेमोनी या इजरायली इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हुई, ये कोहेसिव पुश आया है पहली मर्तबा, ना यूएन से ना कोई और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से, बल्कि रीजनल मिडिल पावर से। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, कतार, मिस्र, पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने मेंशन किया था। और बिल्कुल आंजा, मैं ये भी चाहूंगी कि आप अपना स्टैंड दें कि अब्बास अराक्ची ने अब बाकायदा दोबारा पाकिस्तान से भी सालसी की जो है वो गुजारिश की है कि कुछ मुस्बत किरदार अपना अदा करे, तो ये भी एक गुड साइन है फॉर पाकिस्तान। एंड आई थिंक आगे जैसे अब हम IMF के अंदर भी जाने वाले हैं, तो वी कैन कैपिटलाइज ऑन दीज थिंग्स कि पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव अपना रोल अदा किया है इस सारी सिचुएशन। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि जो टेररिस्ट होता है, जो शर फैलाने के लिए, जिस तरह हमने देखा अफगानिस्तान में, जिस तरह डिफरेंट प्रॉक्सीज वो करती हैं, दे कैन बिकम अ गन फॉर हायर। दैट इज द बेस्ट स्किल दैट दे हैव अवेलेबल। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे ज्यादा अच्छी स्किल है अपनी सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी, तो इन दोनों का हैंड इन हैंड। एंड आई थिंक कि ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में आया, वो आप हमारे दीगर मिलिट्री एग्रीमेंट्स, कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स देख लें, ये हम अभी एक हाईली क्रिटिकल हाई लेवरेज पोजीशन पे है कि जहां इस्लामाबाद जो है ना सिर्फ एक मेयर ऑनलुकर नहीं है, ये प्राइमरी डिप्लोमेटिक पिवट पॉइंट हो गया है, वेयर वी कैन एक्सपोर्ट सिक्योरिटी, वेयर वी कैन बिकम अ गारंटर फॉर पीस। जहां हम बात करते हैं ना, जहां यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हमारी बैक चैनल पीस टॉक्स के अंदर पाकिस्तान इज इन द सेंट्रल रोल। बायलैटरल डिप्लोमेसी की बात करें तो वहाँ चाइना के साथ साथ CPEC वाला एजेंडा है, मल्टीपल और एजेंडाज है, वहां भी पाकिस्तान सेंटर है। बॉर्डर सिक्योरिटी और मीडिएशन की बात करूं, ईरान के हवाले से वेस्टर्न बॉर्डर्स जो शेयर करते हैं, वहां भी पाकिस्तान के लिए क्रूशल है। सो इस्लामाबाद एक डिप्लोमेटिक हब बन गया है, जो जिस तरह अब्बास अराक्ची ने रिक्वेस्ट किया ना, आई थिंक एक बड़ा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि उस पॉइंट इन टाइम पे भी जब इजराइल ये थ्रेट्स दे रहा था कि कोई भी इरानियन सॉइल पे एंटर करेगा तो हम मार देंगे, इरानियन मिसाइल का खतरा था, 60 मुस्लिम ममालिक में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ईरान जाके सपोर्ट करे। आई थिंक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एक अप्रिशिएट करना चाहिए। ही फ्लू डाउन टू ईरान मल्टीपल टाइम। सो आई थिंक एक यूनिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो हमारी बनी है, हमने अगेन इब्राहिम अकॉर्ड्स की आपने देखा होगा बात हुई अगेन व्हाइट हाउस के अंदर, जिसपे भी इसहाक डार साहब ने पोलाइटली लेकिन ब्लंटली ये कह दिया कि जी नहीं, हम इस चीज को आउटराइट नो करते हैं। सही, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद है, वो इस चीज को नहीं हम तस्लीम कर सकता। और जहां हमने किया और कहा, मैं आपको ये बताती हूँ, तो एक जगह तो हमने अपनी माइट का इजहार किया, और दूसरी जगह हमने डिप्लोमेटिकली भी बड़ा अच्छा एक कार्ड प्ले किया, जहां हमने कहा ठीक है, आप प्री 1963 जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, बॉर्डर्स है, उस पर ले रहे हैं, अल-कुद्स को कैपिटल बना रहे हैं, पैलेस्टीनियन स्टेट्स स्टेट को रिकॉग्नाइज करने, और हम भी फिर इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ चले जाएंगे। तो अभी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा है ना, वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल, दिस
डेफिनेटली डिफाइंस द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन जो अभी एग्जिस्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जो है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रोज एट 7 में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। नाजरीन, पाकिस्तान के आइंदा माली साल 2026-27 के बजट की जिसकी तैयारियों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। हर साल बजट से कबल अवाम को उम्मीद दिलाई जाती है कि इस बार महंगाई कम होगी, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, टैक्सों का बोझ कम होगा और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मगर सवाल यह है कि क्या माजी की तरह इस बार भी वादों और दावों की एक नई फहरिस्त सामने आएगी या वाकई अवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए कोई ठोस इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान का आम शहरी पहले ही महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, गैस और पेट्रोल की जो मसनूआत हैं उनकी बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दबा हुआ है। अगर हम बात करें तनख्वाहदार तबका की या दिहाड़ीदार मजदूर की, हर शख्स अपनी आमदनी और अखराजात के दरमियान बढ़ते हुए फर्क से परेशान है। ऐसे हालात में आने वाले बजट से अवाम की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होनी तो चाहिए हैं भी, लेकिन खदशात भी कम नहीं हैं। अवामी हलकों में ये तासर पाया जाता है कि हर साल की तरह इस बार भी नए टैक्सों और इजाफी माली बोझ का ज़्यादातर असर आम आदमी पर ही पड़ेगा, जबकि हुकूमती इदारों के शाहाना अखराजात, मराहत और गैर ज़रूरी सरकारी खर्चों में खातिर ख्वाह कमी देखने में नहीं आएगी। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है तो क्या कुर्बानी सिर्फ अवाम ही देंगे? क्या हुकूमती सतह पर भी कफ़ायत शारी की मिसाल कायम की जाएगी? नाज़रीन, माशी माहिरीन का कहना है कि बजट किसी भी मुल्क की माशी सिमत का तयन करता है और अगर बजट अवाम दोस्त ना हो तो महंगाई की एक नई लहर जन्म ले सकती है, जिसके बाद असरात बराह रास्त गरीब और मुतवस्सत तबके पर मुरतब होते हैं। और यही वजह है कि अवाम इस वक्त बेचैनी के साथ बजट का इंतजार कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आया हुकूमत इनकी मुश्किलात को कम करने के लिए अमली इकदाम करेगी या फिर एक बार फिर कुर्बानी का बोझ सिर्फ अवाम के कंधों पर डाल दिया जाएगा। नाज़रीन, आज हम एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, बजट 2026-2027 में हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और अवाम जो है उसकी तवक्कुआत क्या है। हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, डॉक्टर आयमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वक्त निकालने के लिए। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करती हूँ। आप माशाल्लाह हमेशा हर बजट का, बहुत सारे बजट जो है उस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, बड़ी एक गहरी निगाह भी रखते हैं, इस पूरे प्रोसेस में आप होते हैं, आवाम का दुख भी आप जानते हैं और हुकूमत के जो हाथ बंधे हुए हैं, जो लिमिटेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं और क्या हकीकत है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आने वाला बजट बिजनेस फ्रेंडली है या गरीब दोस्त है। ये सब बातें हर साल होती हैं। इस बार बजट जो है वो टोटल IMF की निगरानी में मॉनिटरिंग में बना है। उसका रिव्यू मिशन पहले भी आके मीटिंग के करके गए थे, स्टेट बैंक में, FBR में, फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और हम लोगों से स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस नेशनल असेंबली की थी जिसका मैं मेंबर हूँ। तो उनकी तरफ से भी कंसर्न है, खास तौर से 680 अरब रुपए 11 महीने में FBR का टारगेट शॉर्टफॉल हुआ है। अब वो पैसे वो चाहते हैं कि किसी भी मद में लगे। 480 अरब रुपए तो नए टैक्सेस की मद में, बाकी वो कहते हैं इन्फोर्समेंट से ले। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंगें हुई हैं जिसमें कुछ में मैं भी साथ रहा, और टेक्सटाइल काउंसिल की जो मीटिंग रही है उसमें सुपर टैक्स को अबॉलिश करने का कहा जा रहा है कि जो 10% सुपर टैक्स है वो दुनिया में नहीं कहीं है, ये इसको खत्म किया जाए। कारपोरेट टैक्स जो है वो बढ़ के सुपर टैक्स लगने की वजह से 60% तक बन गया है, जो अफोर्डेबल ही नहीं है। यानी कोई भी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है कि 60% प्रॉफिट हुकूमत को दे दे। तो वो भी वो कहते हैं कि जी 45% तक लाया जाए कारपोरेट टैक्स टोटल मिला के। और सैलरी क्लास का टैक्स जो है वो भी बढ़ा है। और लास्ट टाइम खुद मुझसे औरंगजेब साहब ने एग्री किया था कि जी मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन बिजनेस जो सैलरी क्लास है यानी तनख्वाहदार तबका, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ गए। फिर PDL की जो शरह लगाई गई है, जो लीवे है और डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 80 रुपए फी लीटर लगाने को कही थी, वो 117 रुपए फी लीटर तक हो गया है। और लास्ट ईयर 1700 अरब रुपए उन्होंने टारगेट नेक्स्ट ईयर का रखा है, जिसमें से 1500
अरब रुपए वसूल किया जा चुका है, और ये सबसे बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एक्सपोर्टर्स ही में अभी गाड़ियों की जो टैक्स में रिव्यू आया है, उसमें ये सेल टैक्स पहले लगा रहे हैं हाइब्रिड में भी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी ये लगा रहे हैं। 1% था इलेक्ट्रिक में, वो 18 कर रहे हैं, हाइब्रिड को भी 18 कर रहे हैं, और सोलर पैनल में पिछली बार पीपुल्स पार्टी ने कम करा के 10% कराया था, उसको बढ़ा के 18% कर रहे हैं। तो आसान लफ्जों में यूं समझे कि जहां जहां सेल टैक्स 1%, 10% मुख्तलिफ नीच थी, उन सब को बढ़ा के 18% स्टैंडर्ड जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा एफबीआर का बड़ा एम्बिशियस टारगेट उन्होंने नेक्स्ट बजट के लिए 15,000 अरब रुपए 15,000 जो है बिलियन रुपीस का जो है वो टारगेट रखा है, और इस साल इन्हें 13,000 के करीब टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस बजट को सैलरी इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है और हुकूमत भी कोशिश कर रही है 10% सैलरी बढ़ाए गवर्नमेंट मुलाजमीन की। मिनिमम सैलरी जो है प्राइवेट वर्कर्स की जो मिलों वगैरह में होते हैं वो 40,000 कम से कम की जाए, और पेंशन में भी 10% इजाफा किया जाए महंगाई का मुकाबला करने के लिए। सही। अच्छा डॉक्टर आयमा, आपने बात सुनी इख्तियार बेग साहब की कि नए टैक्सेस लगेंगे। आप जानती हैं पाकिस्तान में पहले ही महंगाई की शरह बुलंद है, ऐसे में जो नए टैक्सेस हैं अवाम की जिंदगियों पे क्या असरात मुरतब करेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, हर साल यही उम्मीद होती है कि टैक्सेस कम होंगे, और हमें ये हर साल जो आम आवाम है वो इसका नतीजा देखती है कि टैक्सेस कम नहीं होते, और होता क्या है। इस दफ़ा बजट खास तौर पे मुझे इसलिए थॉट प्रोवोकिंग लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, पेट्रोलियम नहीं है, सप्लाई शॉर्टेज है। अब होगा कि जब पाकिस्तान में इतने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे तो टैक्सेशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड जो है वो कम है। जब कंज्यूमर डिमांड कम होती है, यानी कि लोगों की तरफ से अगर कोई 5 किलो फॉर एग्जांपल गोश्त खरीद रहा है तो वो 3 किलो खरीदेगा, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो जब ये इस तरह का होगा तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन है और जो VAT है वो कम हो जाएगी। हम IMF प्रोग्राम के अंदर है, IMF की सख्त शराइत है कि हमने अपना, जिस तरह बिल्कुल मिर्जा साहब ने भी कहा कि आपने अपने टैक्सेस को बढ़ाना है, FBR को कहा बढ़ाना है, ये तो किस तरह ये पूरा होगा, यानी कि गरीब और आम लोग और और पिस्ते से पिस्ते चले जाएंगे। प्लस इट्स रियली बैड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और हमारी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ये कहेगी कि जी क्योंकि दुनिया में वॉर हो रही है, क्योंकि दुनिया में ये हो रहा है तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, और इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर। IMF ने ये भी कहा है कि जो बिजली के ऊपर आप दे रहे हैं सब्सिडी, उसको कम करें, उसको टाइटन करें, तो वो भी सब्सिडी कम हो जाएगी तो बिजली भी महंगी हो जाएगी। फिर इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स जब बढ़ेगा तो और सोलर पैनल्स पे भी नेट मीटरिंग के अंदर मजीद जो है घेरा तंग हो रहा है, यानी कि जिन्होंने सोलर्स लगाए हुए हैं उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि सोलर, देखिए सोलर पहली बात तो ये वही लगा सकते हैं जो सोलर को अफोर्ड कर सकते हैं। सोलर की पॉलिसी पहले दिन से ही गलत थी, क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी, हम पहले ही कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं क्योंकि हमारी सप्लाई ज्यादा है, बिजली की डिमांड कम है, हम RPPs के रेट्स दे रहे हैं, तो हमने सोलर के ऊपर सब्सिडी क्यों लगाई? वो पहले ही एक गलत मिस अलाइन पॉलिसी थी। The problem right now here is कि हम अगर अपने बिजनेसेस को इतना हेविली टैक्स करेंगे तो जो दिसंबर में हम लोगों ने उड़ान पाकिस्तान और ये वो चीजें की थी कि जी हमारे नेट एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, इससे हमारे खजाने बढ़ेंगे। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ेंगे, हमारी खजाना किस तरह बेहतर होगा। और हमें जो पिछले 6-8 महीने ईरान वॉर से पहले कहा गया हर दफा कि जी हमारा करंट अकाउंट बेहतर हो रहा है, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही थी। इट वाज हेविली डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्राइसेस। एक झटका लगा और वो सारा का सारा असर खत्म हो गया। तो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। हमें IMF के प्रोग्राम में होना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे बायलैटरल इश्यूज इतने अच्छे हैं US के साथ, तो हमें उनके साथ FTI, इन्वेस्टमेंट, स्किल शेयरिंग के प्रोग्राम में जाना चाहिए, हमें कर्जे के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। प्लस हमारे जो डोनर्स हैं या हमारे फ्रेंडली ब्रादराना ताल्लुकात है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, उनके भी अब हालात बहुत खराब है। तो जब वो अपने आप को संभालेंगे या वो हमारी मदद को आएंगे।
So this exactly shows कि हाँ किस तरह Exactly. जो है वाला डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट किया। मैं मिर्जा साहब आपसे बिल्कुल यही सवाल पूछना चाहूँगी कि अब जैसे कि पाकिस्तान ने इतना मुस्बत किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में, और बड़े ही एक मैनेज किया इक्विलिब्रियम को हर तरफ से, क्या ये मौका नहीं है कि इस चीज़ को कैपिटलाइज करे पाकिस्तान और किसी तरीके से कुछ गुंजाइश ले सके, चाहे वो IMF के जो एक सख्ती है हमारे बजट में या रोल ओवर प्लान में, इस चीज़ के ऊपर हम कुछ फ़ायदा उठा सकें? देखिए, हम दो तरह से फायदा उठा सकते हैं। एक तो वो पाकिस्तानी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या मुल्क की हालात खराब होने की वजह से अपने पैसे बाहर ले गए थे, ये सोच के कि उनको वहाँ वो महफूज है और वहाँ उन पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी उन पैसों का वापस लाना चाहते हैं जो गल्फ में सिचुएशन है, खास तौर से दुबई, अबू धाबी में। और मैंने उस पर बात करी है जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनसे और बाकी जो हारून अख्तर वगैरह हैं कि आप उनको स्पेस दें, चाहे डिजिटल रोशन अकाउंट की शक्ल में दें या किसी और शक्ल में दें कि वो पैसे वापस ला सके, उनसे पूछा ना जाए। एमनेस्टी तो आप नहीं दे सकते, IMF एमनेस्टी के नाम पे खड़ा हो जाता है, वो इसको मनी लॉन्ड्रिंग बतलाता है। लिहाजा आप दूसरे जरिए हैं आपके पास, जिसमें RD अकाउंट में पहले नॉन रेजिडेंस था और अब उन्होंने फॉरेन कंपनियों को अलाउ कर दिया है। इसी तरह और भी सूरतें हो सकती हैं जिसमें पाकिस्तान में वो अपने फंड्स ला सकते हैं और सरमायाकारी रियल एस्टेट में और दूसरे शोबों में करें। ये तो एक चीज है। दूसरी, अमेरिका के साथ जो हमने जान की बाजी लगाई है और हमने जो किरदार अदा करा वो पूरी दुनिया उसको सराहती है, उसमें शायद ईरान को जब पाबंदियां हटें तो गैस पाइपलाइन हमें इजाजत मिल जाए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का वो पोर्शन जो पाकिस्तान ने छोड़ा हुआ है ईरान में अंदर हो चुका है वो कंप्लीट। बिल्कुल एग्जैक्टली हमने सिर्फ कनेक्ट करना है। एग्जैक्टली हमें ज्वाइन किया ज़की एजाज साहब ने। जी ज़की साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूँगी अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें डिस्कशंस हो रही हैं कि बजट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आवाम के लिए ज़रा थोड़ा सा इसमें सहूलत पैदा की सकती है। आप कल उस मीटिंग का हिस्सा थे जिसमें तमाम चैम्बर्स के जो ओहदेदारान थे उनको मदऊ किया गया था और उनकी भी सिफारिशात गुजारिशात आप लेकर के गए थे। क्या माहौल था, कैसा होने लगा है आने वाला बजट? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फेडरेशन को और चैम्बर्स के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया हुआ था जी। तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाला बजट है वो हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ काफी टफ होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है इस वक्त जो CPI इंडेक्स आया है वो 11.5% का आया है, तो इसमें गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो फेडरेशन की तरफ से जो हमारी रिकमेंडेशन थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसमें मेनली हमने बात की है कि जो बजट है उस पे जो बेस होनी चाहिए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर होनी चाहिए, और जो डोमेस्टिक के हवाले से हमने उनसे बात की है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सामने रखें और उसके बाद टैक्सेशन को कम किया जाए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में 65% जो है वो टैक्सेशन है। तो हमने ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी थे वहां पर, कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 20% किया जाए और जो सुपर टैक्स है उसको खत्म किया जाए, और डिविडेंड के ऊपर जो 15% है उसको 5% किया जाए, क्योंकि इससे पूरे रीजन के अंदर जो मैक्सिमम टैक्सेशन है वो 30 से 35% है और हम इस वक्त 65% के ऊपर बैठे हुए। तो हम अगर कंपेटिटिव नहीं होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, डोमेस्टिक ग्रोथ नहीं होगी। इसके साथ साथ हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि इंटरेस्ट रेट जो आपने बढ़ा दिया 1%, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, जबकि दुनिया ने जो खित्ते में इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो 5.5 है मैक्सिमम, और हमारे पास 11.5% है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट यही रहा तो लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? और साथ साथ अगर बिजली और गैस अगर 8 सेंट पे 9 सेंट पे नहीं आते, दोनों बिजली भी और गैस भी, तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकेगी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकेगी। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के हवाले से हमने 2 तजावीज दी है। एक FTR की बात की है हमने कि
कि FTR जो फिक्स टैक्स रजीम थी 1% के ऊपर, उसको दोबारा बहाल किया जाए। इवन एक्सपोर्टर जो है वो 1.25 या 1.5% भी देने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ हमने उनको रिक्वेस्ट की है जो सेक्टर एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं उनको DLEL की स्कीम दी जाए, जो कि ऑलरेडी उन्होंने राइस को इस वक्त दी हुई है। और इसके साथ साथ हमने उनको कहा कि टैक्स बेस बढ़ाएं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात करना चाहूंगा कि अब तक जो टैक्स बेस हुआ है हमारे मुल्क में 6.9 मिलियन जो है लोगों ने टैक्स जो पेयर बने लास्ट ईयर, जिसमें से 3.9 मिलियन ने जीरो के ऊपर टैक्स फाइल किया है और 3 मिलियन ने टैक्स पे किया है। अच्छा, अब मैं यहाँ बताता चलूं कि बैंक्स के अंदर इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं बैंक्स के अंदर। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि उनको क्यों नहीं आप फाइलर बनाते हैं, जो नॉन फाइलर हैं उनको आप फाइलर बनाएं सिंपल सी। और साथ साथ जिनकी इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगे हुए हैं, जिनके कमर्शियल कनेक्शन लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल के और गैस के, उनको भी फाइलर बनाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये बेसिक चीजें हैं कि अगर हमने ये ना की इस अपकमिंग बजट के अंदर, तो मैं बहुत बड़ा जो चीजें हैं वो देख रहा हूं कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है हमारे मुल्क के अंदर। हमें बजट ऐसा लाना होगा जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट लेकर आए, बेरोजगारी खत्म करें, आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो एक आम आदमी की। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो कि कल हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी पूरी टीम वहां पर बैठी थी, उनको ये रिकमेंडेशन दी है हमने। अब लेट्स होप कि इसमें से क्या चीजें सही। अच्छा डॉक्टर आयमा, मैं चाहूंगी, आपने कहा कि जी जब तक IMF है तो IMF ही बजट बना के हमें देगा और हमें इस IMF से कि इस रोल ओवर से निकलना चाहिए और किसी और तरीके से जाना चाहिए। लेकिन अभी हमें ये फौरी तौर पे तो एप्लीकेबल नज़र नहीं आता, बिकॉज ये बजट भी IMF का बजट होगा। इस बजट में रहते हुए क्या कोई ऐसी सूरत पैदा की जा सकती है कि मुतवसत और गरीब तबके को भी महंगाई से बचाने के लिए कुछ बजट में कुछ खुसूसी इक़दाम कर लिए जाएं कि कुछ उनको सहारा मिल जाए, कुछ सांस आ जाए? थैंक यू। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि मिस्टर ज़की ने जो पॉइंट्स कहे हैं, आई थिंक दे वर आउटस्टैंडिंग। और जब हम किसी फॉरेन कंट्री के या किसी इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो हम इन्हीं पॉइंट से जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। और आपने एक पब्लिक फोरम पे ये बात पहुंची की है, आई होप ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम तक पहुंचे और हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इस बजट के अंदर रहते हुए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क का हर अकाउंट होल्डर टैक्स पेयर क्यों नहीं है। हमने अपनी नेट टैक्स बेस नहीं बढ़ाई, वो हमें IMF 2 साल से कह रहा है। हम IMF के जब तक हम टॉप 5 जो मकरूज कौमें हैं उनमें से हम एक कौम है और बाकी 4 कौमें जो हैं वो अफ्रीकन कौमें हैं। ठीक है, वो हमारी तरह की कौमें नहीं है जिस तरह हमारे घरों में ACs लगे हुए, हमारे बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वो वाली अफ्रीका की कौमें हैं जहाँ पे खाना भी इमदाद यूनेस्को और यूनिसेफ से जाता है। तो आप देखें कि हम किन ममालिक की फहरिस्त में आते हैं IMF के सामने, तो वो हमें अपने कड़ी शराइत से कैसे निकलने दें। दैट इज नॉट पॉसिबल जब तक कि हम खुद अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे। देखें ये जो इंटरेस्ट रेट है 11.5%, बिकॉज आई एम मैक्रो इकोनॉमिस्ट, 11.5% इंटरेस्ट रेट की कोई तुक नहीं बनती। नोबडी इज गोइंग टू स्टोर पाक रुपी जब आपका जो एक्सचेंज रेट है वो ही किसी जगह पे लेवल पे बराबर नहीं है। जब हमारे डिविडेंड्स के इतना ज्यादा लगेगा फंड, देखिए जो आपका सवाल है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम अपने टैक्स पेड को बढ़ाएं, हम अपना पॉलिसी रेट कम करें। उसके बाद थर्ड थिंग हम ये करें कि जो हमने अपने उड़ान प्रोग्राम और डिफरेंट चैनल्स पे हमने ये कहा कि हम अपना इंपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, हम अपना इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाएंगे, उसको हम बढ़ाएं। उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए हमारे मुल्क में काफी सारे रेंटल पावर प्लांट्स हैं जो बंद पड़े हैं, उनको हम चलाएं। IMF के साथ हम एक डील करें कि हम इनको चलाएंगे, इनसे हम अपनी इंडस्ट्री को फ्री बिजली देंगे। जब फ्री बिजली जाएगी तो आउटपुट ज्यादा होगा, तो हम वो दें। हम वो कोई उनको टैक्स, जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है या ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रही है, उनको हम कोई टैक्स रिबेट दें, उनको टैक्स में छूट करें। तो इस IMF के अंदर रह के भी हम ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास इतना अगर सोलर पैनल्स है तो हम सोलर पावर जो है वो दें अपनी इंडस्ट्री को, ताकि अपना आउटपुट को ग्रो करें। कुछ इस तरह का करें। हमारे मुल्क में इस वक्त हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी है, अमीर और गरीब तबके में इतना ज्यादा फर्क है कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा नहीं है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस।
हमारा जो जवान लोग हैं वो आउट ऑफ द जॉब मार्केट हैं। जब जवान तबका आपका आउट ऑफ जॉब मार्केट होगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स फॉर अ कंट्री। हम इस वक्त अगर अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट्स, अपने IT एक्सपोर्ट, अपने इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ये करें तो इससे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। बट द थिंग इज, जो हमने अगर PIA को प्राइवेटाइज भी किया तो हमने उसका पैसा कहाँ लगाया? हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे। और जिस तरह के डॉक्टर मिर्जा ने फरमाया कि हमें जो है बाहर से लोग पैसा लाने चाहते हैं, अब जैसे उनको खतरा नजर आया कि बाहर से अभी गवर्नमेंट ने आज ही अनाउंस किया कि अगर आप अपने डॉलर जो है पाकिस्तान ट्रांसफर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपसे कोई सवाल नहीं करेगी। ये किसके डॉलर्स हैं और गवर्नमेंट क्यों सवाल नहीं करेगी? और किस तरह ये डॉलर्स उनके पास आए, वो हमारे खजाने में जमा होने चाहिए। वो इस तरह ला के और पाकिस्तान में और इनकम डिस्पैरिटी नहीं, लेकिन डॉक्टर आयमा अगर वो ये सवालात पूछेंगे तो फिर आएंगे नहीं ना डॉलर। जी डॉक्टर आपकी हमारे लिए फायदा तो नहीं होगा। इख्तियार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इख्तियार साहब। मैं एक बात आयमा को कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये तो रूल्स तो अलाउ नहीं करते कि वो डॉलर लाके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, सोर्स ऑफ फंड उनको बतलाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रकम है जो हम हालात बदलने से गल्फ में अपने मुल्क में ला सकते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में लोगों को जॉब्स मिलेगी। और उसके लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन, यानी कोई दरवाजा खोलना है। अगर दरवाजा आयमा अपनी खोलना चाहती तो खिड़की खोले कम से कम, ताकि वो पैसे खुलेगी। नहीं, मैं आपको पहली बात तो ये दिस क्वेश्चन आंसर्स इटसेल्फ। वो अपना जवाब खुद इस तरह दे रहा है कि ये पाकिस्तान से बाहर पार्क क्यों हुआ ये पैसा। पहली बात तो ये। अच्छा, एक सेकंड, लेट मी जस्ट फिनिश इट। अगर हमने वापस जाना है इख्तियार साहब, बिल्कुल उनका सवाल, इख्तियार साहब इनका सवाल मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं आपको कहती हूँ कि आप जरूर इसके अंदर अपना जो है इनपुट दीजिएगा। जी आयमा, मैं ये करना चाहती हूँ कि डेजिग्नेटेड इंडस्ट्री हो और बिजनेस प्लान हो कि पैसा आके यहीं लगेगा और फिर प्रॉमिस हो कि इतनी एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होगा। इस तरह नहीं होगा कि डिस्पैरिटी बढ़े। ठीक है जी इंडस्ट्री में लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगाते हैं, बोनीफाइड जो बिजनेसेस हैं उनमें लगाते हैं। तो ये पैसे आने के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। नहीं तो ये पैसे अगर दरवाजे बंद रहे तो दुबई से सिंगापुर जा रहे हैं, लोग वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहां जरूरत है वहां नहीं है, और जिनके पैसे हैं वो पहला हक पाकिस्तान का है। ये एक आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि उन फंड्स की ये पूछना चाहिए कि वो कहां से आए और क्यों आए और कैसे बाहर गए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अब क्योंकि वो सीरियसली सोच रहे हैं इन फंड्स को वहां से मूव करना, तो पाकिस्तान को उन फंड्स को लेने की लिए कुछ दरवाजे खिड़की खोलें, ऐसे कवानीन RDA वाडी की शक्ल में बनाएं कि वो पैसे मुल्क में आ सके। लेकिन डॉक्टर मिर्जा, I agree with your point. The thing is, Pakistan does not need any more of real estate and construction. We need industrial output. इंडस्ट्री में लगाएं, आप पाबंद करें इंडस्ट्रियल आउटपुट। इन्वेस्टमेंट हुकूमत की पॉलिसी बने, उसमें हम नहीं कह रहे जिनमें ज्यादा एक्सपोर्ट हो, डॉलर आप कमा सकें, एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब क्रिएशन हो। आई एग्री विद यू। मेरा सिर्फ एक पॉइंट यह है कि लकीली वो मुल्क जहां कहा जाता था कि योर इन्वेस्टमेंट इज द सेफेस्ट, वो मुल्क आप ये नहीं कह सकते। और अब वो पाकिस्तानियों ने भी रियलाइज करा है और ममालिकों ने भी किया और वो पैसे मूव कर रहे हैं। तो उनको पाकिस्तान में तरगीब दी जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो पैसे यहाँ लाए। इसके लिए हमने बजट में बात की, हारून अख्तर साहब से भी की थी, औरंगजेब साहब से, बिलाल कियानी से, ऑल दोज हु आर कंसर्न, और उस पर काम हो रहा है। मुझे तो खुशी होगी। आप इसमें IMF नहीं चाहता। IMF तो अगर ब्लैंकेट परमिशन देते हैं तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहता है। वो कहता है जी ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में बाहर गए थे और ये पैसे दोबारा आ रहे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन आपने ये देखना है कि सब इस बार 1.8 बिलियन का आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। कभी भी साल 2.5 बिलियन से कम इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो आपको जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज कि मुल्क में आए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आए। रेमिटेंसेस देखें, अल्लाह का शुक्र है 41 बिलियन से 42 बिलियन इस साल आएंगी। हालांकि गल्फ कंट्रीज में रिट्रेंचमेंट हुई है, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लोग वापस आए हैं,
लेकिन उसके बावजूद अब तक रेमिटेंसेस ने वो एक लेवल मेंटेन रखा अपना। सही। जकी साहब ये बताइएगा कि ज़राअत जो है पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। आपने बेशक जाकिवा इंडस्ट्री की बात की, बिजनेसमैन की बात की, बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज किए। क्या किसानों के लिए भी बजट में कोई मौसर रिलीफ पैकेज मुतवक्के है? क्या गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर पे भी है कुछ? देखिए साइमा, जब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हवाले से तो हमारे पास 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसपे हम फौरी रिजल्ट ले सकते हैं। एक डॉक्टर आयमा ने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखिए हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हक में हैं, लेकिन हम रियल एस्टेट जो प्लॉट्स के अगेंस्ट हैं। देखिए जब रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जहां पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है, तो हमें घर चाहिए है। ठीक है, अगर घर बनते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है हाई राइज, तो इससे 90 इंडस्ट्री वाबस्ता है, मोर देन 92 इंडस्ट्री अभी हमने इसके ऊपर स्टडी किया है। ठीक है, और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अनाउंस किया है 1 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग गरीब लो लेवल के लिए, तो एक तो हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि 3 करोड़ की भी मीडियम जो लोग हैं मीडियोकर है उनके लिए भी स्कीम लाए, और साथ साथ इसको फौरी जो इसके ऊपर टैक्सेशन है डबल डिजिट में चलेगी है, उसको अब दुनिया में 4% है। एक तो हमने उसकी रिक्वेस्ट की है, और एक अगर सहमा एक घर बनता है तो 20 लोग मिनिमम इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो एक तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है कि अगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि हमने अगले 3-5 सालों में 5 लाख घर बनाना है, तो एक तो इसमें है कि जीडीपी में 2.5% की आपको सपोर्ट मिलेगी। नंबर 2, आपकी अगर 5 लाख घर बनते हैं तो आपके 1 करोड़ लोग उसके साथ वाबस्ता हो जाएंगे। दूसरा, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि इस पे अगर हम फोकस करें और गवर्नमेंट फोकस करे तो वहां पर भी वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है बहुत बड़ा, एग्रीकल्चर भी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है तो ये 2 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात सहमा, आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने और पाकिस्तान जो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक है हमारा, उसने एक शैडो बजट दिया है। उसमें हमने ये कहा है कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स का हमने उसमें पूरा प्लान दिया है कि हम आफ्टर 5 ईयर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 0 हम कर देंगे, जो इस वक्त $35 बिलियन है, और हम इसके अंदर 2 करोड़ लोगों की मुलाजमत का अरेंजमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। साथ साथ टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है जो इस वक्त 9% है, वो हम ग्रेजुअली उसको 18% पे ले जाएंगे। और इसी तरह जो हमारा जो इस वक्त जीडीपी है जो 452 बिलियन है, इसको हम उठाकर 688 बिलियन पे ले जाएंगे। और जो पर कैपिटा इस वक्त हमारी इनकम है $1900, इसको हम 2900 पे ले जाएंगे। और इसी तरह जो ग्रोथ रेट है अभी इस वक्त जो 3.5% है, इसको ग्रेजुअली 8.5% पे ले जाएंगे। तो हमारी अगेन आपके प्रोग्राम से भी के तवज्जुह से भी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनकी पूरी कैबिनेट से टीम से कि जो एफपीसीसीआई ने शैडो बजट प्रेजेंट किया है इसको डिटेल के साथ देखें, इसको पॉजिटिव लें, और अगर इसमें आपके कोई क्वेश्चंस है कि हाउ इट्स पॉसिबल, देखिए इंटरेस्ट रेट 11.5% कर दिया सर गवर्नमेंट ने। पिछले साल 11,900 की कलेक्शन हुई और 8,000 अरब आपने सूद में पे कर दिया, लेकिन यानी कि मोर देन 70% आपका जो रेवेन्यू जो यूज हो रहा है वो सूद में हो रहा है। तो अगर 1% अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो 60 से 70 अरब का आपका लायबिलिटी खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट के लिए। मतलब हमने यही कहा है कि आप अपनी जो सूद के पैसे वो कम करें, इंटरेस्ट रेट कम करके अपने एक्सपेंसेस कम करें, और हमने ये भी कहा है कि जो 18% सेल टैक्स है इसको भी ग्रेजुअली 15% करें, और साथ साथ ये जो फाइलर नॉन फाइलर और लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करें। दुनिया में या तो फाइलर है या नहीं है, तो ये चीजें है इस वक्त हमें डिसीजन करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त गल्फ से पैसा आना चाहिए था अभी तक टका नहीं आया हमें, और उसमें जो डॉक्टर आयमा कह रही है कि पैसा क्यों गया, देखिए ये इस वक्त हमारा डिस्कशन पॉइंट नहीं होना चाहिए। हमें इस वक्त डॉलर की जरूरत है, पाकिस्तान में डॉलर आने चाहिए, यस कंडीशनली आने चाहिए कि वो इंडस्ट्री में आकर लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। हमें कोई इस तरह की स्कीम नहीं देनी है कि जो पास्ट में होती रही है कि हम उसको एमएसटी वगैरह दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आए
सही। मिर्ज़ा इख्तियार साहब, ये बताइएगा, क्या हुकूमती इदारों के जो शाहाना अखराजात और मराहत हैं उसमें भी कुछ इक़दामात है, उस पर भी कुछ है, या उनको मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा? जी, IMF को सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स का जो ऐलान किया था, इसमें वो पैसे नहीं बचा सके जो आपने फोरकास्ट किए थे। और साथ साथ इसमें हमारी 5 या 6 मिनिस्ट्रीज हैं जो डिवॉल्व कर चुके हैं, यानी सूबों को जानी चाहिए, और वो जो है अभी मरकज गोद में लिए बैठा हुआ है, उसके पूरे अखराजात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, एक तो रेवेन्यू बढ़ाएं, टैक्स टू GDP रेशो हमारा मुश्किल 10% है, इसको 14% का टारगेट था, हमने ऊपर लेके जाना है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो, रिटेलर के लिए स्कीम ला रहे हैं बिलाल कियानी साहब के, उसको फिक्स टैक्स रिजीम में लाके इंशाल्लाह हम टैक्स नेट में उनको लाएंगे, विच इज अ गुड साइन। तो ये सब चीजें हैं जो की जा सकती हैं। सही। और आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को सामने रखें। जी। आप सिर्फ रेवेन्यू टारगेट ना रखें कि जी किस तरह से हम पैसे, रेवेन्यू जनरेटिव पॉलिसी बनाएं, रेवेन्यू कलेक्टिव पॉलिसी नहीं चलेगी। वो आपने ट्राई करके देख लिया, यू बीन मिजरेबली फेल्ड। राइट। जी डॉक्टर आयमा, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? क्लोजिंग रिमार्क्स ये कि इन टर्म्स ऑफ जो रियल एस्टेट मैंने कहा ना, ये जो प्लॉट्स, फोल्डर्स, फाइल्स की स्कीम है, ये नहीं होनी चाहिए। यस, देयर शुड बी मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन, पर उस कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमारे पास 10 किस्म की पॉलिसीज हैं जिनको हमने देखना है फॉर द बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जैसे कि हम उनको पानी कहाँ से देंगे, घर है तो पानी नहीं है, गैस तो फेजिंग आउट है, वैसे भी हमने उनको एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करनी है, वी हैव टू take out fossils from the equation completely. So these are the things that we need to look into. The other part is export-led growth. I think पाकिस्तान में अभी भी sufficient opportunities हैं export-led growth की। अगर हमारे पास बाहर से वापस पैसा आता भी है तो पाकिस्तान should not be a transition country, क्योंकि अगर आप IMF लेवल पे देखें, रिपोर्ट्स बन रही हैं कि ये जो फॉरेन कैपिटल पाकिस्तान में वापस आएगा, दे आर प्लानिंग टू यूज पाकिस्तान एज अ ट्रांजिशन, यहाँ से होते हुए कहीं और किसी और कंट्री में जाके पार्क होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक थरो प्लान होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री को और किस तरह से ये पैसा पाकिस्तान में यूटिलाइज होगा और कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एंड अगेन आई वुड लाइक मिस्टर ज़की टू शेयर, इफ इट इज पॉसिबल, टू शेयर दिस बजट वास्टली, ताकि बाकी जगहों पे फोरम्स में भी ये डिस्कस किया जाए, और यू नो इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयमा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़की इजाज़ साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद इस यकीन के साथ कि ये आने वाला बजट कुछ ब्रीदिंग स्पेस देगा। आप आवाम को भी। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।